आने वाला समय डिकोड करने को बोलूं इसी आधार पे, क्या लगता है क्या होगा? महाविनाश। औरतों की इज्जत होगी 0। भाई भाई को काटेगा 100%। सबसे ज्यादा लड़ाई किसके पीछे होगी? दौलत के पीछे, शोहरत के पीछे, पावर के पीछे, सब्सक्राइबर्स के पीछे। कैसे बचा जाए इससे? डिकोड करिए महाभारत को। इतने ज्ञानी लोग बैठे हैं, दूसरों की बुराई खेलते हैं, दूसरों को बुरा बोलते हैं, अपने आप को सीनियर एस्ट्रोलॉजर्स बोलते हैं। कहिए उनको डिकोड करके बताएं। आपको जब नहीं हो, हार मान जाए, तो कम से कम 20 लाख लोग खड़े होकर मुझसे ये कह देना कि कोई नहीं कर पा रहा, माँ आप करो, तब मैं करूंगी डिकोड। स्त्री से ज्ञान चाहिए, स्त्री से आपको एक सुनहरा भविष्य चाहिए, स्त्री से प्रेम चाहिए, ममता चाहिए, करुणा चाहिए, आशीर्वाद चाहिए, दया चाहिए, धर्म चाहिए। पर उसका सम्मान करने के लिए कोई मर्द नहीं खड़ा होता, सब हिजड़े बन के तालियां बजाते हैं। खड़े करिए ना, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स हैं, लिस्ट में दे देती हूँ। जब एक स्त्री का अपमान हो रहा होता है तो बैठ के वहां पे इमोजी लगाएंगे, ही। उनसे कहिए डिकोड करिए महाभारत, ज्ञान का परिचय यही हो जाएगा। वरना मैं करती हूँ डिकोड और गारंटी से करती हूँ। समय के साथ खड़े हो जाना, समय निकल जाएगा तो ये डिकोड भी आपके किसी काम का नहीं रहेगा। बहुत बड़ी बात बताती हूँ, महाभारत आपको ये सिखा कर गई है कि जब जब प्रलय आएगी तो एक व्यक्ति होगा जो आपको बचाएगा। उस व्यक्ति की शरण में जरूर रहना, धर्म के साथ जरूर रहना, सही के साथ जरूर रहना। ये एक बहुत बड़ा डिकोड बता के जा रही हूँ जो महाभारत ने आपको सिखाया है। सही के साथ खड़ा होना इतना मुश्किल क्यों लगता है? डर लगता है ना। Tamanna Talkies, where you can follow trend every weekend. So please share, follow and subscribe. इस वीडियो में व्यक्त किए गए सभी विचार, मत और सुझाव अतिथि के व्यक्तिगत अनुभवों और विचारों पर आधारित है। इसमें चैनल, एंकर या निर्माता की सहमति या विचारों का आवश्यक रूप से मेल होना जरूरी नहीं। इस वीडियो का उद्देश्य केवल जानकारी और विचार विमर्श है। इसका उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना, गुमराह करना या किसी प्रकार की खतरनाक राजनीतिक या वित्तीय सलाह को बढ़ावा देना नहीं है। दर्शकों से अनुरोध है कि वो किसी भी राय या सलाह पर कार्य करने से पहले अपने विवेक और विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। अच्छा, आपसे मैंने पहले भी पूछा था कैसी वार्तालाप होती है आपकी और कृष्ण जी के बीच में? बहुत प्यारी, बहुत सुखद। दोस्तों वाली या फिर जैसे कहते हैं ना वात्सल्य प्रेम, वैसा कुछ? गुरु शिष्य वाली। गुरु शिष्य वाली। समझाते हैं आपको? बहुत समझाते हैं, बहुत समझाते हैं, बहुत समझते हैं, बहुत समझाते हैं। कोई ऐसा इंसिडेंट? एक नहीं है, अनगिनत है। एक जो आपको लगता है कि मेरे को बचा लिया। मैं आपके सामने आज की डेट में बैठी हूँ, यही उनकी बहुत बड़ी कृपा है मुझ पर। उन्होंने बचा ही रखा है। अच्छा, जैसे वृंदावन जाएं सबसे पहले क्या करना चाहिए? पता नहीं क्योंकि वहां जाकर मैं तो शून्य में हो जाती हूँ, मुझे कुछ नहीं समझ में आता। लोग बोलते हैं ये यहाँ है, ये यहाँ है, ये यहाँ है। मैं तो ना अर्जुन के तीर की तरह, मेरा तो बस एक नजर बस टिकी रहती है कि कब वो मंदिर, कब उनकी निगाहें, कब उनका दीदार, बस। और आप यकीन मानिए, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं आपको हकीकत बता रही हूँ। मुझे कई बार तो ऐसा लगता है जब मैं अपने घर आती हूँ कि मैं कोई सपना सा देख कर उठी हूँ। मैं कब गई, मैं कब उनके दर्शन कराई, मैं कब वापस आ गई। कई मैंने लोग देखे हैं जो कृष्ण की भक्ति में चूर होते हैं, बिल्कुल, लेकिन शायद भक्ति का अंदाजा उनको भी नहीं है कि भक्ति होती क्या है। जैसा आपने कहा कि कृष्ण को पाना और कृष्ण को तमन्ना जी, मैं हमेशा हर किसी को एक ही बात बोलती हूँ, मैं अपने व्यूअर्स को भी बोलती हूँ, मैं सबको बोलती हूँ, ठाकुर जी के साथ ना किसी और के नजरिए से मत जुड़िए। हाँ, अपने नजरिए से जुड़िए। ठाकुर जी ने अपने पूरे जीवन में एक यही परिचय दिया है कि जिसने मुझे जिस तरह चाहा उसको मैं उस तरह मिल गया हूं। अगर अर्जुन भी सुदामा बनना चाहते तो वो जीवन में नहीं बन पाते और कभी कृष्ण को उस तरीके से ना पा पाते। सुदामा अगर अर्जुन बन के पाना चाहते, अर्जुन की नजर से, तो तीनों लोक के स्वामी उनके एक
चावल की मुट्ठी पर एक एक लोग उनको ना दे देते? तो देखिए हर जगह ना ठाकुर जी हर किसी के लिए बहुत अलग हैं, हाँ, और उन्होंने ये चीज बताई है अपने इस रूप में, अपने इस अवतार में, कि ईश्वर, केवल मैं यहां बात उनकी नहीं कर रही हूं, वो तो एक माध्यम अवतार लेकर आए थे कि मैं तो सिर्फ कुछ सिखाने आया हूं, क्योंकि आने वाला, देखिए क्या है, आप एक चीज को समझिए, कई लोग मजाक उड़ाते हैं, बहुत धर्म वाले इस बात का मजाक उड़ाते हैं कि तुम्हारे तो इतने सारे भगवान है, तुम तो खुद ही कंफ्यूज होकर घूमोगे कि मुसीबत आ जाए तो किसको पुकारो। भगवान जब भी कोई रूप धरे हैं ना, वो आपको उससे एक लेसन सिखा रहे हैं, क्योंकि पहले के जमाने में इतनी सरल नहीं होता था स्कूल्स में जाकर किताबें खोल के पढ़ना, तो वो अपनी लीलाओं से सिखाते थे, और वो सबसे इजी माध्यम था सिखाने का, और जो समझदार लोग थे उनको वो बात समझ आ जाती थी, फिर वो आम पब्लिक को, आम लोगों को वो बात सिखा देते थे। तो जब भगवान ने अलग अलग अवतार लिए, तो उन्होंने अपने पिछले अवतार में आने वाले युग के लिए आपको प्रिपेयर किया। भगवान श्री राम ने आपको आने वाले युग के लिए तैयार कर दिया था। अगर आप पूरी रामायण को 1 to 1 देखेंगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आने वाला युग कैसा होने वाला था। एक घर के अंदर एक राजगद्दी के लिए एक मां ने एक वचन मांगा, दूसरे बेटे को वनवास दे दिया। यही हुआ था। ठीक। महाभारत में क्या हुआ? एक राजगद्दी के लिए 2 भाइयों में युद्ध हुआ। मिला इंडिकेशन? आगे चलिए। राम जी को रावण को मारना था। राम जी को अपने साथ कौन ऐसा व्यक्ति चाहिए था जो उनका उस समय वो काम सरल कर दे? हनुमान जी। ठीक है, हनुमान जी आए, उन्होंने राम जी का साथ दिया और उनके सारे कार्यों को सरल कर दिया। महाभारत के युद्ध में जब नर अर्जुन बनेंगे तो उनको भी नारायण चाहिए होंगे अपने युद्ध को सरल करने के लिए। संकेत मिल गया? एक स्त्री की वजह से एक घर की लाज, मर्यादा, घर का भाग्य, घर की देवी, राम जी की धर्म पत्नी, उनकी वजह से एक ज्ञानी का वध हो गया। ठीक। क्या संकेत मिला? कि अगर स्त्री का अपमान करोगे, स्त्री के साथ छेड़छाड़ करोगे, स्त्री के साथ में किसी भी तरह का छल कपट करोगे, जोर जबरदस्ती करने की कोशिश करोगे, तो तुम्हारा राज्य, तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारी शक्ति सब कुछ खत्म हो जाएगा। रामायण ने सिखा दिया था, महाभारत में दुर्योधन ने माना नहीं। मानता तो द्रौपदी का चीरहरण करने की कोशिश ना करता। बिल्कुल। डिकोड करिए हर चीज को। क्यों नहीं करते लोग डिकोड? घुमा फिरा के वही बातें करने आ जाते हैं जो त्रिशला जी कर लेती हैं। अब डिकोडिंग चालू होगी, देखना। सही बात है। जाते जाते अभी एक चीज और है इसमें। हाँ, रुक प्लीज, जाइए, प्लीज प्लीज। एक चीज और बच गई है इसके अंदर।
सबसे बड़ी बात जो रामायण में सिखाई हमें, क्या? परिवार की ताकत। परिवार साथ रहेंगे तो एक रहेंगे। बड़े से बड़ी विपदा, बड़े से बड़ी परेशानी, बड़े से बड़े कष्ट खत्म हो जाएंगे अगर परिवार साथ रहेंगे। क्यों? क्योंकि पता था कि द्वापर में परिवार टूटेंगे, घर घर के विभाजन होंगे, भाई भाई को भाई नहीं मानेगा। राम जी ने लक्ष्मण जी को मां सीता का एक आभूषण दिखाकर उनसे ये पूछा कि तुम्हारी भाभी, अनुज देखना, ये तुम्हारी भाभी श्री का है। तो लक्ष्मण जी ने उनसे हाथ जोड़ के कहा कि भैया, मैंने तो आज तक उनके चरणों से ऊपर उनको कभी नहीं देखा। सीख जाते ना ये सीख लक्ष्मण जी से, तो महाभारत ना होती। और मैं अभी भी कह रही हूं, महाभारत को डिकोड करो, कलयुग आसान हो जाएगा। अगर मैं आपको आने वाला समय डिकोड करने को बोलूं इसी आधार पे, क्या लगता है क्या होगा? महाविनाश। औरतों की इज्जत होगी 0। भाई भाई को काटेगा 100%। सबसे ज्यादा लड़ाई किसके पीछे होगी? दौलत के पीछे, शोहरत के पीछे, पावर के पीछे, सब्सक्राइबर्स के पीछे। कैसे बचा जाए इससे? डिकोड करिए महाभारत को। इतने ज्ञानी लोग बैठे हैं, दूसरों की बुराई बुराई खेलते हैं, दूसरों को बुरा बोलते हैं, अपने आप को सीनियर एस्ट्रोलॉजर्स बोलते हैं। कहिए उनको डिकोड करके बताएं। आपको जब नहीं हो, हार मान जाए, तो कम से कम 20 लाख लोग खड़े होकर मुझसे ये कह देना कि कोई नहीं कर पा रहा, मां आप करो, तब मैं करूंगी डिकोड। स्त्री से ज्ञान चाहिए, स्त्री से आपको एक सुनहरा भविष्य चाहिए, स्त्री से प्रेम चाहिए, ममता चाहिए, करुणा चाहिए, आशीर्वाद चाहिए, दया चाहिए, धर्म चाहिए। पर उसका सम्मान करने के लिए कोई मर्द नहीं खड़ा होता, सब हिजड़े बन के तालियां बजाते हैं। खड़े करिए ना, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स हैं, लिस्ट में दे देती हूं। जब एक स्त्री का अपमान हो रहा होता है तो बैठ के वहां पे इमोजी लगाएंगे, ही। उनसे कहिए डिकोड करिए महाभारत। ज्ञान का परिचय यही हो जाएगा, वरना मैं करती हूं डिकोड, और गारंटी से करती हूं। समय के साथ खड़े हो जाना, समय निकल जाएगा तो ये डिकोड भी आपके किसी काम का नहीं रहेगा। और आपको जाते जाते एक बहुत बड़ी बात बताती हूँ, महाभारत आपको ये सिखा कर गई है कि जब जब प्रलय आएगी तो एक व्यक्ति होगा जो आपको बचाएगा। उस व्यक्ति की शरण में जरूर रहना, धर्म के साथ जरूर रहना, सही के साथ जरूर रहना। ये एक बहुत बड़ा डिकोड बता के जा रही हूं जो महाभारत ने आपको सिखाया है। एक चीज आपने बहुत अच्छी कही है, सही के साथ खड़ा होना इतना मुश्किल क्यों लगता है? डर लगता है ना, इमेज मेकिंग। डर लगता है ना। क्या जरूरी है, अपना इमेज बनाना या फिर किसी शख्स के काम आना जो आपके लिए बहुत कुछ कर रहा है? सही के साथ खड़े रहना, धर्म के साथ खड़े रहना। अच्छा, एक और चीज, क्योंकि आप बहुत, मतलब मैं बहुत कम क्या, मुझे लगता है कि आप जितनी समझ है आपको और जितना ज्ञान है आपको, बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं। आपसे नमन है आपको। आप एक महिला ही ये बात बोल सकती है। नहीं, मैंने तो आपको देखा भी है और सुना भी है। वरना पुरुषों को तो इतनी ईगो अड़ी हुई है मुझसे। आप पे फर्क पड़ता है इन सब बातों का? क्यों इन सब चीजों के बारे में सोचना ही क्यों है? जब आपके साथ भगवान खड़े हैं, क्यों सोचना है? क्योंकि मैंने कहा ना, भगवान आपको यही सिखा रहे हैं कि मैं साथ खड़ा नहीं हूं, मैं अंदर ही बैठा हूं तुम्हारे। ठीक है। तो जो करना है तुम्हें ही करना है। कब महाभारत करनी है, कब रासलीला, कब बांसुरी बजानी है, कब सुदर्शन, तय करो। अगर इसी प्रकार हर एक स्त्री अपना अपमान सहती जाएगी ना तमन्ना, तो आने वाले कलयुग में स्त्री को बहुत प्रताड़नाएं सहनी पड़ेंगी। आप ये सोचें ना कि आप मॉडर्न होते जा रहे हैं, आपको लिबर्टी मिलती जा रही है। नहीं,
मैं तो शायद उस वक्त को देखने के लिए जिंदा नहीं होंगी, क्योंकि वो समय अभी थोड़ा लंबा है। पर कलयुग की परिभाषा में ये लिखा गया है कि 9 साल की बच्ची नानी होगी। बीइंग अ फीमेल, और आप भी जो आपके यहाँ श्रोतागण सुन रहे हैं, उनमें जो भी बच्चियां हैं, फीमेल्स हैं, इमेजिन करके देखेंगी इस बात को। देखिए, मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ, मैं इतना नहीं पढ़ती, ना ही मैं आपका 5% भी नहीं हूँ, लेकिन हाँ इतना ज़रूर जानती हूँ कि ज़ुबान गंदी नहीं होनी चाहिए और किसी का सोच गंदी नहीं होनी सोच चाहिए। गंदी नहीं होनी, जुबान पे वही आएगा जो आपके अंदर चल रहा हो। मानसिकता अच्छी होनी चाहिए और आप अपना काम कीजिए, दूसरा अपना काम कर रहा है, आपको पसंद नहीं मेरे है। घर में इतने सारे बच्चे हैं, मेरे आगे भी और मेरे पीछे भी। आप कभी भी इन बच्चों से ये पूछ के देखना कि क्या मैंने इनसे प्यार करने में कोई ऐसी कमी रखी जो मैं अपने बच्चों का नहीं कर रही। मुझे पूछने की जरूरत नहीं है, मैं मेरा उदाहरण तो मेरे काफी लिए है। दूसरे का बच्चा वो तो दूसरे के ही है, मेरे लिए दूसरे का बच्चा भी मेरे बच्चे जैसा है। क्योंकि बच्चा बच्चा होता है, बच्चे सबके सांझे होते हैं, बच्चों में वही मासूमियत दिखती है। अभी जब अपना शो चालू हो रहा था तो आफ्ताब आलम ने मुझसे बोला कि मैम वो सफेद बाल दिख रहे, तो मैंने हंसते हुए उसको क्या कहा, बेटा माँ बूढ़ी हो रही है, तू कब बड़ा होगा, तू बच्चा ही रहेगा। आप भाव समझी मेरा उसके साथ कैसा है। बिल्कुल। मेरा लड़का नहीं है, लेकिन होता तो शायद मैं उससे भी वही कहती जो मैंने उससे कहा। बिल्कुल, क्योंकि जब तक मैं बैठी हूं ना, वो बड़ा होता ही नहीं है। हाँ, बच्चे छोटे ही रहते हैं माँ के लिए। तो आप इस चीज को समझिए कि मेरे लिए वो बच्चा बच्चा ही है, वो हमेशा मेरा बच्चा ही रहेगा, मेरे अंदर वही भाव रहेंगे उसके लिए। मैं उसके लिए उतनी ही डांट खाती हूँ जितनी एक माँ अपने बच्चों के लिए खाती होगी। शिकायत किससे ज्यादा है, ये पुरुष समाज से या स्त्री से? ना पुरुष ना स्त्री। देखिए, मैं किसी को भी किसी भी उस पे नहीं बांट रही हूँ कि मैं ये कहूँ कि ये पुरुष ऐसे हैं या स्त्रियां ऐसी हैं। मेरी ना शिकायत है, ना मेरी किसी से कोई नाराजगी है। कुछ लोग, चंद लोग हैं जिनसे बहुत नाराजगी है, लेकिन मेरा सिर्फ इतना मानना है कि अगर आप एक कंपैरिजन करें, एक व्यक्ति जिसने आपके साथ आज मेरा 102वां पॉडकास्ट है, अगर किसी ने आपको 102 पॉडकास्ट दिए हैं ज्ञान से भरे हुए, अलग अलग टॉपिक्स पे अलग अलग बातों के बारे में आपको बताया है, अलग अलग चीज़ों के बारे में आपसे बात करी है, हर बार आकर आपके जीवन को संवारने के लिए कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर आए हैं, तो एटलीस्ट आपको समझना चाहिए, खुद का बुद्धि, खुद का विवेक लगाना चाहिए कि क्या हम एक ऐसे व्यक्ति को सिर्फ इसलिए साथ ना दें क्योंकि कोई दूसरा ये कह रहा है कि वो बुरा है। हमने तो देखा ही नहीं वो बुरा है कि अच्छा है, हमको तो पर्सनली पता ही नहीं वो कैसा है, लेकिन कोई दूसरा बुरा कह रहा है इसलिए हम उसको बुरा कह दें। गलत है। और जब आप माँ बोलते हैं तो माँ का भाव भी समझना चाहिए, ये बेहद ज्यादा जरूरी है मुझे लगता है। अभी क्या हुआ था तमन्ना, मैं आपको बताती हूँ। उन्होंने एक बहुत गंदी रील बनाई थी मेरी बिटिया के ऊपर, और उससे पहले उन्होंने एक बहुत गंदी रील बनाई थी देवा के ऊपर, राखी दीदी के बेटे के ऊपर। जिस दिन देवा की रील आई थी ना, तब भी मैंने दीदी को फोन करके यही कहा था, मैंने कहा दीदी मैं इनसे बात करने जाऊंगी, मैं इनसे बैठ के बात करूंगी 1 to 1 और इनसे ये पूछूंगी कि भाई गलती क्या है वो बताओ, आप किसी के ऊपर पर्सनल एनकाउंटर क्यों कर रहे हो, बच्चों तक जा रहे हो। ये बात खत्म हो गई, क्यों? क्योंकि उस दिन वो महोदय जो है वो शहर में ही नहीं थे, तो मैं नहीं जा पाई। जब यशी की आई तो मैं बकायदा यशी को लेकर उनके घर गई। और क्यों लेकर गई? मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि मैं ये चाहती थी कि आपसे मैं बात नहीं करूंगी, आपको अगर ऐसा लग रहा है कि मेरे बात करने से कोई चीजें खराब होंगी, मैं बात नहीं करूंगी।
आपने जिस चीज पर यशी को गलत कहा, उस चीज का जवाब आपके सामने बैठ के यशी ही देगी कि उसने किस आधार पर, किस उस पर आपको ये वीडियो आपके पास जो आई है वो क्यों बोला उसने। ठीक है, 2 घंटे मैं खड़ी रही घर के बाहर, 2 घंटे। डर के मारे बंदा कनाडा भाग गया। डरपोक देखो कितना है चूहा, डर के मारे कनाडा भाग गया। लेकिन अपने से कितना, वो 61 साल का और मेरी लड़की 20 साल की, अपने से 40 साल छोटी बच्ची से बैठकर उनसे ये सवाल नहीं किया गया कि बेटा तूने किस आधार पे ये बात बोली। और आप बिलीव करिए, मैं पूरे टाइम लाइव ऑन था मेरा, है ना। जितने देश के बेहतरीन एस्ट्रोलॉजर्स थे, मैंने सबको बोला था कि मेरे लाइफ को ज्वाइन करके रखना, बैठना मेरे लाइफ पे। वो सवाल करेंगे, यशी जवाब देगी। अगर किसी को भी लगता है कि यशी के सवाल, इस सवाल के जवाब में वो कहीं चूक रही है, वो गलत बोल रही है, वहीं सबके सामने वो उनके पैर छूकर माफी मांग लेगी कि सर मुझे अपना स्टूडेंट बना लीजिए, मुझे नहीं आता, मुझे आपसे सीखने की जरूरत है। लेकिन अगर वो अपनी बात को रखने में सही रही, वो अपनी बात सही तरीके से समझा पाई कि उसने किस आधार पे ये बात कही थी, तो उनको सॉरी मांगनी पड़ेगी कि मैंने एक बच्ची के लिए इतने गंदी वीडियो क्यों बनाई। तो मैं ऐसी हूं। नहीं, ये बात तो बिल्कुल सही है। देखिए, बच्चों पे जाना तो बिल्कुल ही गलत चीज है। अब मैं आपको उस वीडियो का भी सार बता देती हूँ। और जितने भी सो कॉल्ड एस्ट्रोलॉजर्स हैं और जितने भी पढ़ रहे हैं, जितने भी पढ़ाई कर रहे हैं, आप लोगों के लिए भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। इस पर संशोधन करिएगा और इस पर प्लीज़ थोड़ा सा वर्क करिएगा। आपको पता चलेगा कि ये बात बिल्कुल सही है। यूं ही कोई कुछ नहीं बोल देता, चीज़ों के अंदर कुछ ना कुछ बेस होता है, तभी कोई इतने बड़े मंच पे आके इतने सारे लोगों के सामने बोलता है। ठीक। यशी ने ये कहा था कि अगर किसी के गुप्तांग, खास करके फीमेल्स के अगर गुप्तांग पर तिल होता है, तो ऐसी जो फीमेल्स होती हैं उन्हें पीसीओडी और पीरियड्स की प्रॉब्लम, पीरियड्स का इलरेगुलर होना और मासिक धर्म से रिलेटेड दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, अब मैं आपको इसको डिकोड करती हूँ। आपने मेरी पूरी बात सुनी, अब मैं इसको डिकोड करती हूँ। शायद यशी बैठती तो वो भी यही बात बोलती जो मैं बोल रही हूँ, है ना। पर वो बैठने ही नहीं दिया, उन्होंने बात ही नहीं करने दी, तो फिर क्या बोलूं मैं। सामने ही नहीं, 1 सेकंड के लिए तो वो टुक नहीं पाए मेरे सामने, तो क्या समझाती बच्चे की क्या सही है क्या गलत है। खैर, अब आप बात को समझिए और प्लीज आप लोग भी जो सीख रहे हैं और जो पढ़ रहे हैं, आप लोग भी इसको डिकोड करिए। तिल का संबंध हम जिस ग्रह से लेते हैं वो होते हैं शनि और केतु। ठीक। ये 2 ऐसे ग्रह हैं जो आपके पास्ट लाइफ के साथ कनेक्टेड होते हैं। जब आप बात करती हैं ना जीवन के अंदर किसी भी कार्मिक रिलेशन की, तब भी हम इन्हीं 2 प्रमुख ग्रहों को आपकी कुंडली में चेक करते। ठीक है, केतु और शनि आपके पिछले जन्म के कर्मों को बताते हैं। गुप्तांग पे तिल मतलब कॉम्बिनेशन विद शुक्र। ठीक, जब शुक्र और शनि आपस में मिलेंगे, लेडीज को 99.9% पीसीओडी की प्रॉब्लम होगी ही होगी। हार्मोन्स की प्रॉब्लम होगी ही होगी। पीरियड्स इररेगुलर होना होगा ही होगा। कुछ कॉम्बिनेशंस अगर इनके साथ और जुड़ जाते हैं तो सिस्ट होना भी इसी के अंदर आएगा ही आएगा। इवन यूट्रस रिमूवल तक हो सकता है अगर नेपच्यून का यहां पर कहीं कोई रोल आ गया तो। और ये कॉम्बिनेशन 6th हाउस में बन गया तो। पर टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, बहुत सारी चीजें और कंबाइन में देखनी पड़ती है। तो हम बात कर रहे थे किसकी, सामुद्रिक शास्त्र की।
अब सामुद्रिक शास्त्र के इतने से एक पैटर्न से आपने अपनी एस्ट्रोलॉजी की कितनी बड़ी चीज को डिकोड कर दिया। बिल्कुल। जो आप पूरी कुंडली वाचते और बताते, वो चीज आपने एक छोटी सी चीज से बता दी। बिल्कुल ठीक। इसी प्रकार अगर शुक्र का केतु के साथ होना आपकी कुंडली में है, कॉम्बिनेशन शुक्र और केतु का एक साथ है आपकी कुंडली के अंदर, तो भी आपको सेम चीजों के साथ गुजरना पड़ेगा। अब मैं आपको एक और बड़ी बात बताती हूं। शुक्र केतु अगर साथ में होंगे, है ना, और किसी के गुप्तांग पर तिल होगा किसी लेडी के, तो अब आप देखिए कितनी मजेदार बात है जो मैं आपको तमन्ना बताने जा रही हूं। यहां पर मेल की कुंडली के अंदर अगर उसके गुप्तांग पे तिल हुआ, तो ऐसा व्यक्ति कैसा हो जाएगा? मल्टीपल फिजिकल रिलेशनशिप बनाने वाला। हाँ, और फीमेल की कुंडली में वो कैसी हो जाएंगी? उनको फिजिकली प्रॉब्लम्स हो जाएंगी ये वाली, लेकिन वो उतनी ही ज्यादा अपने पार्टनर के लिए वफादार हो जाएगी। कितनी बड़ी चीज है जो पलट गई। बिल्कुल। एक मेल और एक फीमेल के साथ। आप यही बात एस्ट्रोलॉजिकली बता दो और प्रूफ कर दो कि गलत है। बिल्कुल, बोलना आसान होता है लेकिन तथ्यों पर बात करना। तथ्यों की बात हो कहां रही है? बात तथ्यों की हो तो बात समझ में आए। और यकीन मानिए तमन्ना, जिस दिन मैंने ये बात चालू करी ना करना, अगर मैं अपनी चीजों, क्योंकि मेरा उद्देश्य, मैंने, आप बहुत अच्छे से समझ गई होंगी मैं किस माइंडसेट पे काम करती हूँ। मेरा उद्देश्य बहुत अलग है और मुझे बहुत अलग चीजें करनी है, तो मुझे इन चीजों में उलझना नहीं है। बहुत सही। ठीक है, वरना मैं आपको एक नहीं, मैं आपको ऐसे 1000 रील्स बनाकर दे सकती हूँ जिसमें मैं ये बता सकती हूँ कि जो पढ़ाया गया है ना उस व्यक्ति के माध्यम से, वो सब गलत है। नहीं, और मैं तो बस इतना ही जानती हूँ कि भाई आप पहले समझ लीजिए कि, और प्रूफ के साथ बताऊंगी विद एविडेंस। बिल्कुल। और कि ये बात बोली गई तो ये चीज ऐसे नहीं ऐसे थी, इसलिए ये ऐसे नहीं ऐसे आई। बिल्कुल आप बता सकती हैं, 100% बता सकती हैं, उसमें कोई लेकिन मुझे ना उलझना नहीं है। मैं चाहती नहीं हूं, मैं अपने देह से, अपने उद्देश्य से हटना नहीं चाहती। बहुत सही है। मेरा उद्देश्य लोगों का भला करना है। मेरा उद्देश्य अपने जीते जी वो जगह का निर्माण करना है जहां उसकी रेंज में आने वाले व्यक्ति के बड़े से बड़े कष्ट और बड़े से बड़े दुख हट जाएं। मुझे वो लोगों के लिए चीजें करनी है जिससे किसी का दिल ना टूटे, किसी का घर ना फूके, कोई तीसरा आके किसी के रिश्तों में आग ना लगाए, किसी के घर में कोई भी माँ, कोई भी बहन उस पति पत्नी के रिश्ते को ना तोड़ पाए, कोई भी पत्नी अपने पति के वियोग में रोए, कोई बच्चे अपने बाप के बिना जिंदगी निकालें, कोई पति अपनी पत्नी को बैग उठा के घर से जाते हुए देखे और वापस ना आने के उस पे देखे। पति पत्नी का रिश्ता वो ना हो जाए जहां सिर्फ बात पैसों की हो, मेटलिस्टिक हो। मैं वो चीजें नहीं चाहती। मैं रिश्तों में प्रेम, प्यार, ममता, करुणा चाहती हूँ। इसीलिए मेरा उद्देश्य बहुत क्लियर है। मैं घर तोड़ना नहीं, घर जोड़ना चाहती हूँ। इसीलिए मैं चीजों पर काम वही करती आई हूँ और वही करती रहूंगी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसमें आपके आराध्य कृष्ण जी आपके साथ हैं, और मुझे लगता है आपको इसीलिए वो शक्ति भी देते हैं, क्योंकि मैं फिर से बोलूँगी कि दूसरी मुलाकात है, लेकिन दूसरी मुलाकात में मैंने शायद काफ़ी हद तक त्रिशला जी को जान भी लिया है और त्रिशला जी के बारे में भी मुझे काफ़ी हद तक पता चला है। हर किसी का जीवन इतना सरल नहीं होता, और अक्सर जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स होते हैं या फिर जो सोशल मीडिया पर होते हैं, उनके बारे में कहा जाता है कि उनकी रियल लाइफ और सोशल मीडिया लाइफ बहुत अंतर होता है। और मुझे लगता है हर किसी की ज़िंदगी में ये एक पहलू तो होता ही है। आप दिखते कुछ और हैं लेकिन होते कुछ और हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि प्यार बांटिए, प्यार दीजिए। और आपको नहीं पता कि किसी की ज़िंदगी में, मैं बार बार यही कहती हूँ क्योंकि कहीं ना एक महिला होने के नाते मैं ये चीज़ महसूस कर सकती हूँ कि आपको जब कोई ट्रिगर करता है ना,
तो आपका एक, हर महिला का जो हमारी जनरेशन की है, मुझे लगता है चाइल्डहुड हर किसी का ना ट्रॉमेटाइज रहा होता है, खासतर तौर पे लड़कियों का जो हमारी जनरेशन की रही है, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होता है जो उनको ट्रॉमा देके गया होता है बचपन। और जब किसी ऐसे किसी भी शख्स से हम आसपास या किसी दोस्त यार या अपने बच्चे के ही मुंह से कुछ ऐसा शब्द सुन लेते हैं ना, वो ट्रिगर हो जाती है चीज़, और फिर हम वही 40-50 साल 30 साल पीछे चले जाते हैं, और फिर लगता है कि क्या यार, क्या था मेरे साथ, क्या हुआ। तो ये सब चीज़ें बड़ी ट्रिगर करती हैं। हो सकता है किसी के लिए 2 पल का मज़ा हो, लेकिन किसी दूसरे के लिए बहुत बड़ी सज़ा हो जाती है, 2 दिन की, 2 हफ्ते की, 2 महीने की सज़ा हो जाती है। और बीइंग अ मदर मैं ये चीज़ अच्छे से जानती हूँ कि अपने बच्चों के लिए पुराना नहीं सुना जाता। हमने ये सुना है कि ज़्यादा देर देख नहीं सकते, उनको नज़र लग जाती है। नज़र पे आती हूँ, क्या रिश्तों में, आम लोगों की बात कर रही हूँ, हम लोग हो गए या फिर कोई भी, रिश्तों में नज़र लगती है? जो बिल्कुल लगती है। नजर के अंदर इतनी ताकत होती है तमन्ना जी कि अगर आप 8000 की स्पीड से 8000 प्रति सेकंड की स्पीड से आप तंत्र करें ना, वो भी नजर काट सकती है, इतनी पावरफुल होती है। तंत्र से भी खतरनाक होती है नजर, जिसमें तंत्र सबसे खतरनाक माना जाता है, लेकिन तंत्र से भी खतरनाक होती है नजर। नजर किसी भी रिश्ते को बहुत जल्दी लग जाती है, खास करके जब उस रिलेशनशिप में जो 2 लोग रिलेशन में हैं, उनका चंद्रमा अगर एक दूसरे से छठा है, 8वां है, 12वां है, तो उनके रिश्ते को नजर लगने की बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। जब उन 2 लोगों के बीच में जब रिलेशन होता है, तो वो रिलेशन में जो मेल है, एक फीमेल और एक मेल होते हैं, तो जो फीमेल है वो नहीं, जो मेल है, अगर उनकी कुंडली का चंद्रमा वीक है तो नजर बहुत जल्दी लगती है। नजर ऐसी चीज होती है जो किसी भी चीज को खा सकती है, खत्म कर सकती है, पत्थर तक को जो काट देती है वो नजर होती है। नजर में इतनी ताकत है। तो ये बुरी नज़र जो बोलते हैं, ये बुरी नज़र किसी की भी हो सकती है या इसके लिए कुछ? किसी की भी हो सकती है, किसी की भी हो सकती है, पर कुछ लोगों में तो विशेष लक्षण होते हैं जिनकी नजर बहुत बुरी होती है। जान सकते हैं लक्षण? बहुत कॉमन चीजें होती हैं, जिनके लग्न में राहु बैठा हो और उनकी आंख के नीचे तिल हो, तो ऐसे व्यक्ति की नजर बहुत जल्दी लगती है। ये सब इंटेंशनली होता है या कभी कभी? नहीं, कई बार मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि 1% लोग इसे किसी मकसद से करते हैं, बाकी 99% उनका मकसद नहीं होता नजर लगाना, लेकिन क्या होता है, उनकी, मैं कह रही हूँ ना, उनका ऑरा ही ऐसा है। वो आपको किसी बुरे भाव से नहीं कह रहे। अब आप दोनों ने अपनी एक पिक्चर ही लगा रखी है, उन्होंने आपकी पिक्चर देखी और बोला, अरे ये तो बड़ी सुंदर पिक्चर है, ये तो बड़ी अच्छी कपल की फोटो है। तो ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है? ऐसा किसी के भी साथ हो सकता है। ऐसा कहते हैं तमन्ना जी कि रेखा और विनोद मेहरा की जो रिलेशनशिप थी, उसको भी बहुत भयंकर नजर लगी थी। अच्छा। इसी वजह से वो जो रिलेशन था उनका, वो बहुत खराब हो गया था। रेखा जी को थप्पड़ भी मारा था विनोद मेहरा जी की मदर ने, और वो इस हद तक बिगड़ गया था कि फिर वो दोनों अलग ही हो गए। वो भी नजर का कारण था? वो भी नजर का कारण था। अच्छा, कई बार कुछ रिलेशनशिप्स इतने टॉक्सिक होते हैं कि ना, कहते ना थूका जाए ना निगला जाए, तो ये टॉक्सिक रिलेशनशिप्स भी क्या इसी नज़र का कारण हो सकते हैं? जबकि आप समझ सकते हैं कि कपल सही हैं, अगर आप इंडिविजुअल देखें, मेल भी सही है, फीमेल भी अपनी जगह सही है, लेकिन फिर भी टॉक्सिटी बनी हुई है, चाहे वो आपके विचार मैच नहीं कर रहे, तो वो किस चीज़ का? वो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं कि आपके जो रिलेशनशिप है उसमें आपकी कुंडलियां एक दूसरे को मैच नहीं कर रही हैं, आपके ग्रह की दशा जो चल रही है वो एक दूसरे के साथ में नहीं चल रही है, आप एक दूसरे के साथ तो हैं लेकिन उस
किसी थर्ड पर्सन को उससे प्रॉब्लम हो रही है, तो वो आप दोनों की चीज़ों को काटने के लिए बार बार उस तरह की चीज़ें करता चला जा रहा है कि आपकी चीज़ें कट जाए, खराब हो जाए। जैसे मैं आपको एक बहुत छोटी सी बात बताती हूँ। कई बार क्या होता है कि दो लोग अगर रिलेशनशिप में और तीसरे को नहीं पसंद आ रहा, तो वो उस व्यक्ति का नाम बार बार लेता है। जो दो लोग रिलेशन में हैं उन दोनों के नाम बार बार लेता है, और नाम लेने के बाद में एक गिलास पानी लेके और उसके अंदर बहुत सारा जो है भस्म डाल के, है ना, और उन लोगों का नाम लेके और उच्चाटन करके, उच्चाटन होता है, वो उच्चाटन करके उस पानी को साउथ डायरेक्शन में फेंक देता है। आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये क्या हो गया, आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा ये क्या हुआ। हमारे रिश्ते में कल तक जिस इंसान को मेरी हर चीज पसंद थी, उसको आज हर चीज बुरी लगने लग गई, छोटी छोटी बातों में कमियां निकलने लग गई। हाँ। तो कुछ इस तरह की चीजें भी लोग करते हैं, है ना, कुछ सिंपल ब्रेन वॉश करने की कोशिश करते रहते हैं। अब जैसे मैं आपको एक बहुत छोटा सा उदाहरण बताती हूँ। कुछ लोग हैं जो अपनी सोशल मीडिया पे अपनी पर्सनल लाइफ को शेयर करते हैं, ठीक है। आप उनके ना कभी वहां पर आने वाले कमेंट्स देखना, वो खुद परेशान रहते हैं उन कमेंट्स से। अरे एक हस्बैंड है, वो अपनी वाइफ के लिए क्या कर रहा है, एक वाइफ है जो अपने हस्बैंड के लिए क्या कर रही है, ये उन दोनों का एक पर्सनल रिलेशन है। पहली बात तो मैं ये मानती हूँ कि ये चीजें सोशल मीडिया पे दिखानी ही नहीं चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। आप खुद नजर लगने के लिए अपनी चीजों को लोगों के सामने लेकर आ रहे हो, वो शो ऑफ कर ही क्यों रहे हो। और अभी हमने रिसेंट एग्जाम्पल देखा स्मृति मंदाना का जी, और पलाश मंचाल का। उन्होंने मतलब बहुत शोर शराबे के साथ अपनी संगीत सेरेमनी सब कुछ किया, फोटोग्राफ्स अपलोड किए, एक एक चीज़ का रील बना के उन्होंने अपलोड की, वीडियो किया। उसके बाद जब तमाम चीज़ें हुई और शादी जो है वो पोस्टपोन कर दी गई, तो एकदम से सारे वीडियोस उन्होंने हटा दिए, सारे पोस्ट हटा दिए, और अब दोनों ने ही एक वो ईविल आई वो वाला इमोजी लगाया है। तो इसी का संकेत है ये कि नजर लग गई। बिल्कुल बिल्कुल 101% इसी का संकेत है ये। मैं लोगों की जेलेसी आपको अगर बताऊं तमन्ना, मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ इसके पीछे। मेरे पास एक केस आया हुआ था, बहुत टाइम पहले की बात है, 2-3 साल पहले मेरे पास एक केस आया हुआ था। उसमें पता है क्या प्रॉब्लम थी, उनके घर में उनकी चाची नहीं चाहती थी कि ये दोनों का रिश्ता रहे, चाची सास नहीं चाहती थी कि ये दोनों का रिश्ता रहे। क्यों? क्योंकि उन चाची की बेटियां ही बेटियां थी और वो इकलौता लड़का था घर का। अगर वो दोनों साथ रहते तो कल को उनका बच्चा होता और प्रॉपर्टी जो है उसके बच्चे को जाती। तो इसलिए वो ये नहीं चाहती थी कि ये दोनों जो हैं वो साथ में रहें। जेलसी का आप स्तर देखिए, जबकि आजकल तो चाहे तो लड़कियों को भी बराबर से स्थान दे सकते हैं प्रॉपर्टी में, और ये तो एक बात करने वाली बात है ना। आपको आपके हिस्से का मिलेगा, वो आप अपनी बेटियों को दे दें। उसके लिए उन्होंने क्या किया, और ऐसे लोग भी हैं भाई जो ऐसे गलत चीजों में साथ देते हैं और करते हैं किसी के लिए इतनी गलत चीजें। क्यों करते हो? अपने पावर्स को, अपनी चीजों को ऐसी गंदी चीजों में लगाते क्यों? और मुझे ये समझ नहीं आता ये कौन से गुरु से सीख कर आए हैं, ये कौन सी शिक्षा लेकर आए हैं जो इन चीजों को उपयोग करते किसी का हास, किसी का बुरा करने के लिए। वो एक सिंदूर की डिब्बी किसी तांत्रिक से सिद्ध कराकर लेकर आई, फुकवा कर, और उन्होंने अपनी बहू को दिया, मतलब उनकी बहू ही लगी वो, उन्होंने उसको दिया और ये बोला कि ये मैं स्पेशली तुम्हारे लिए नाम नहीं लेना चाहती क्योंकि वो मेरी आराध्या है, उनका नाम बदनाम हो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो उन्होंने कहा कि ये स्पेशली मैंने वहाँ मंदिर से मंगाया और वहाँ का सिंदूर बड़ा फेमस होता है, बहुत अच्छा होता है, तुम बेटा इसको ही अपने सिर पे लगातार 21 दिन तक लगाना। उन्होंने कहा ठीक है। अब नई नवेली दुल्हन घर में आई है, चाची सास ने कोई बात करी है, सास ने भी साथ देते हुए बोल दिया नहीं बेटा ये भी तुम्हारी माँ समान है, जो कह रही है करना, तुम्हारा भला ही चाहेंगी। वो रेडी हो गई करने के लिए, किया। उसकी तो ऐसी बुद्धि घूमी कि आप सोच नहीं सकते। वो अपने मायके जाके बैठ गई, लड़का यहाँ बैठ गया,
लड़के ने जब ये सारी चीजें डिस्कस करी, चीजें सामने निकल के आई, बोले अब क्या करेंगे मैम। पर जहां बुरा करने वाले होते हैं वहां अच्छा भी होता है, ईश्वर भी साथ खड़े होते हैं बुरे को काटने के लिए। हर चीज का तोड़ है, हर समस्या का समाधान है। तो हुआ, बट इस लेवल की जेलेसी होती है। और अब 1 महीने के अंदर मैरिज ऐसे। ओह बाप रे। तो वो बहुत सही समय पर आ गया हमारे पास, तो चीजें थैंक गॉड अब वो बहुत अच्छे से दोनों रह रहे हैं एक दूसरे के साथ। इसकी कुछ रेमेडीज भी होती हैं? बहुत रेमेडीज होती हैं तमन्ना, पर देखना पड़ता है कि आपका प्रॉब्लम किस लेवल का है। प्रॉब्लम के हिसाब से रेमेडी। हाँ, प्रॉब्लम के हिसाब से ही रेमेडी होती है। पर अगर आपको एकदम से लगे कि आपके ऊपर बहुत गहरी नजर आ गई है, या आपको एकदम से ऐसा लगे कि नजर अब आपका बहुत बुरा हास कर रही है, तो सिंपल छोटी सी एक रेमेडी कर लो। एक लोटा ले लो, उसके अंदर थोड़ा सा गंगा जल डालो और नॉर्मल पानी डालो। पानी टैब में से लेना, नल में से। अच्छा। स्टोर करा हुआ पानी नहीं चाहिए, स्टोर करा हुआ पानी नहीं चाहिए। नॉर्मल पानी जो लोगे वो टैप का लोगे, और गंगा जल स्टोर है तो कोई बात नहीं, गंगा जल तो वैसे भी आप बहता हुआ कहाँ से लोगे। वो इतनी दूर जाके तो नहीं कर सकते ये काम। अब आपको उसके अंदर थोड़ी सी हल्दी डाल देनी है, 5 दाने आपको उसके अंदर पीली सरसों डाल देनी है। उसे आपको कपड़े से ढक देना है, पीले रंग के कपड़े से, ठीक है। आपको बैठ जाना है, हाथ जोड़ने हैं। आपको भगवान शिव के किसी भी मंत्र का 21 बार पाठ करना है। उस जल को लेना है, अपने सिर से 21 बार घुमाना है क्लॉकवाइज, ठीक है। और इस जल को ले जाकर आपको बिल्कुल बूंद बूंद करके धीरे धीरे आपको घर के बाहर पौधों के अंदर डाल देना है। ठीक। कट जाएगी नजर। नजर जानलेवा भी होती है? बहुत जानलेवा होती है। अच्छा। हाँ, मुझे नहीं लगता आपने कभी किसी के रिलेशनशिप को ब्रेक होते देखा है। देखा है, अनुभव किया है? मैंने किया है। मेरे पास अनगिनत केसेस हैं। आपको पता है वो बच्चे ऐसे तड़पते हैं जैसे कोई मरने वाला आखिरी सांस पे कह रहा हो, मुझे थोड़ा सा और जिंदा रख दो, मुझे जीना है, मुझे थोड़ी सी जिंदगी और दे दो। उनके अंदर से जब तड़प कर वो आवाज निकलती है ना, माँ हमने क्या किया था, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, माँ हमारी क्या गलती थी, हमारे प्यार में क्या कमी थी। आप यकीन मानो तमन्ना, आपको ऐसा लगेगा कि वो नहीं, आपके अंदर कुछ ऐसा है जो आपको मार रहा है। आप वो कसक सुन भी नहीं सकते। लोग बोलते हैं ना, ये वशीकरण बताती हैं, ये बताती हैं, ये वो बताती हैं। वो जो दर्द मैं सुनती हूं ना, वो तड़प जब मैं देखती हूं ना, आपने कोरोना में लोगों को मरते हुए देखा है जी। कैसी घुटन होती है ना, कैसी सांस घुट रही थी, कैसा लग रहा था थोड़ी ऑक्सीजन मिल जाए। सेम वही घुटन होती है जब एक रिलेशनशिप टूटता है। उस समय लगता है कोई नशा, कोई दवाई, कुछ ऐसी मिल जाए जो हमें सुन कर दे, हमें शांत कर दे। हमें याद ही नहीं रहे हमने किसी से मोहब्बत की थी भाई। एक पल को लगता है खुद को हार्म करें, एक पल को लगता है दुनिया को जला दें। सच्चे दिल से अगर आपने किसी से मोहब्बत की है ना तमन्ना, वो ब्रेकअप बर्दाश्त नहीं होता लोगों को। ये सिर्फ फिल्मों की बातें हैं कि गाने गा लेते हैं ब्रेकअप पे, मेकअप करा लेते हैं, पार्लर चले जाते हैं। ये सिर्फ गानों तक की बातें हैं। इंसान मर जाता है जीते जी। हर आती सांस और जाती सांस के साथ ये कह रहा होता है कि थोड़ी सी जिंदगी और मिल जाती है। हर एक पल में आपके अंदर वो आस मिलती है, एक बार वो सामने आ जाए, कम से कम कुछ सवाल हैं जिनके जवाब मिल जाएं। और आपके अंदर वो सवाल एक इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क छोड़ जाते हैं कि आपको यही नहीं पता होता कि ये जवाब कौन देगा हमें।
कौन बताएगा हमें? जब हम कार्मिक रिलेशनशिप्स की बात करते हैं, कई ऐसे रिलेशनशिप्स भी होते हैं, जैसे ठीक है हस्बैंड वाइफ का है, लेकिन कभी कभी लाइफ में कोई तीसरा शख्स की भी एंट्री हो जाती है, ना चाहते हुए भी वो एंटर हो जाता है। तो क्या ये कोई पिछले जन्म का अधूरा प्यार रहता है, या फिर इसके पीछे भी कुछ स्ट्रैटेजी रहती है? कार्मिक तो डेफिनेटली पिछले जन्म का रहता है, 100% रहता है। और कार्मिक रिलेशनशिप आता ही इसीलिए है कि उस रिलेशनशिप में एक को दूसरे की वजह से पीड़ा भुगतनी ही पड़ेगी। कार्मिक अपना कर्जा ही उतारने आया होता है। कार्मिक रिलेशनशिप में एक व्यक्ति वो कर्जा उतार रहा होता है और दूसरा वो साहूकार होता है जो ये कहता है कि अभी तो तूने कर्जा कहाँ उतारा है, अभी तो तूने सिर्फ और सिर्फ मेरे को इस कर्जे का वो दिया है ब्याज, अभी तो मूल बाकी है। तो कार्मिक रिलेशन ऐसा है, आप जिंदगी भर चुकाते रहोगे, वो सिर्फ आपका ब्याज होगा, मूल फिर भी रह जाएगा। और किसी दुश्मन को भी कार्मिक रिलेशन कभी ना मिले, मैं तो ये कहती हूँ तमन्ना, या फिर उस व्यक्ति की याददाश्त इतनी कमजोर हो कि वो भूलने की ताकत रखे। क्यों? काश कोई ऐसी दवाई होती जिंदगी के अंदर या किसी मेडिकल में कि जो कार्मिक रिलेशन में आया होता उस व्यक्ति को याद ही नहीं रहता कि मैंने किसी से कभी प्यार भी किया था। लेकिन ये तो फिर हर जन्म में ऐसा चलता रहेगा सर्कल। दर्द ले तो लिया, कर तो दिया उसके लिए जो करना था, उस दर्द के साथ पूरी जिंदगी जीना। मैंने जिंदगी से प्यार करते हुए लोगों को लाश बनते देखा है। ये होता है कार्मिक रिलेशन। और ये जिंदगी भर भुगतना पड़ता है। ये जिंदगी भर भुगतना पड़ता है। इसका कोई रेमेडी नहीं है? क्या? बहुत स्ट्रॉन्ग रेमेडीज होती हैं, लेकिन उसके लिए आपको पहले बहुत स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है, क्योंकि ये रेमेडीज तभी लगेंगी जब आप अपने इमोशनल इस सेटबैक से बाहर निकल पाएंगे। कई बार मैंने कई ऐसे लोग भी देखे हैं जो हस्बैंड वाइफ हैं, ऐसा नहीं है कि उन दोनों में बनती नहीं है, बनती भी है, लेकिन फिर भी मतलब ऊपर वाला कुछ ऐसा खेल रचता है कि किसी तीसरे के साथ ही जो लाइफ के अच्छे एक्सपीरियंस होते हैं ना, वो दूसरे के साथ ही किए जाते हैं। तो वो कोई इंटेंशनली नहीं कर रहा कि भैया मैंने अपने पति के साथ ये पल नहीं बिताना, मैंने किसी और, लेकिन वो ऐसा लगता है जैसे ऊपर वाला ही कराया जा रहा है। समझदारी नहीं होती इंसान में। होती है। फिर कैसे ऊपर वाला कराया जा रहा है? ऊपर वाला हाथ पकड़ के कह रहा है कि तू किसी दूसरे के साथ जाके बैठ जा। नहीं, फिर ये तो देखो, ये तो वो चीज हुई कि आप एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। हाँ, सही कि एक तो आप गलत करो, फिर आप ये एक्सक्यूज दो कि हम तो थे ही नहीं, हम तो कर ही नहीं रहे थे। तो भाई कौन सा भूत प्रेत था तुम्हारे अंदर? आ जाते अच्छे किसी साधक के पास, मेरे हस्बैंड से पूछ लेते ऐसा कौन सा भूत है मेरे अंदर, वो बता देते कौन से टाइप का भूत है तुम्हारे अंदर जो तुम्हें किसी और के साथ जाने पर विवश कर रहा है। बिल्कुल नहीं। चीटिंग कभी भी किसी भी तरीके से आपसे कोई नहीं करा सकता। ये आपकी अपनी खुद की पर्सनल चॉइस होती है। सही है। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि आप उस रिश्ते में हो ही नहीं कभी, आप थे ही नहीं कभी, आपको प्यार था ही नहीं उस रिश्ते में कभी। तो वो प्यार आपको कहीं और से मिला तो आप उस व्यक्ति के साथ अपने आप को जोड़ पाए, आप ये कह सकते हो। पर प्यार होना और फिजिकल होना ये बहुत अलग अलग बातें हैं। हम बहुत सारी बातें करते हैं आपस में, हम एक दूसरे के साथ बहुत सारी चीजें शेयर करते हैं, लेकिन वहां पर जरूरी नहीं है कि हम उस रिलेशनशिप को उसी तरीके से लेके जाएंगे। और लेके जाना है तो फिर सही प्रॉपर डिसीजन करिए कि सामने वाला मुझे बहुत मार रहा है, मुझे बहुत प्रताड़ित कर रहा है, मुझे बहुत दुख दे रहा है, तो भाई मैं अब उस शादी में नहीं रह सकती, तो छोड़िए, छोड़ दीजिए। मत इतना दर्द, इतना दुख, इतना तकलीफ सहिए, उसे आप
जयराम जी की करिए और फिर अपनी एक नई बिगनिंग स्टार्ट करिए। वो तो बात समझ में आती है। सबसे बड़ा पाप क्या है रिश्ते में? सबसे बड़ा पाप धोखा। धोखा नहीं देना चाहिए किसी को भी, किसी भी रिश्ते में धोखा नहीं। ईमानदारी होनी चाहिए पूरी, वही पाप है। और वो गलती नहीं है, वो पाप है। जिसे लोग ये कह देते हैं कि हमसे गलती हो गई, नहीं, पाप। और पाप का पश्चाताप बहुत लंबा होता है फिर था। तमन्ना, वही मैं पूछने वाली थी, कैसे क्या सजा होती है इसकी? आप ये सोचें कि वो कुछ चीजें करने से, सॉरी बोलने से खत्म हो जाएगा, नहीं, कभी नहीं होता। तो जैसे कि आपने कहा कि एक्सक्यूज, क्या कभी दिमाग भी खराब हो सकता है कि इंसान का, ऐसे जैसे तंत्र मंत्र से कुछ ऐसा भी तो किया जा सकता है, तो उसका कैसे पता चलेगा? सामने वाला आपके ऊपर तंत्र मंत्र कर रहा हो ऐसा? हम्म। हाँ, कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता, कर सकता है। तो फिर जब हम जैसे एस्ट्रोलॉजर्स ये बताते हैं, छोटे छोटे उपाय करवाते हैं, बोलते हैं कि हल्दी के पानी से नहाना स्टार्ट करिए, रोज जो है मंदिर में घी का दीपक जलाइए, एक माला रोज जाप करिए, तुलसी माता के पौधे में जो है आप जल चढ़ाइए, शाम को अपने घर के अंदर कपूर जलाइए, अपने घर में हफ्ते में 2 बार नमक के पोंछे लगाइए, अपने घर के मुख्य द्वार को जो है आप गोमूत्र से अच्छी से साफ करवाइए, अपने घर के मुख्य द्वार पर आप स्वास्तिक लगवाइए, स्वास्तिक के चिन्ह बनाइए। आप विशेष तिथियों पर, विशेष त्योहारों पर अपने घर में इस तरह की पूजा करिए। ये मंगलवार का उपाय करिए, ये शनिवार का उपाय करिए। जब ये चीज़ें हम सिखा रहे होते हैं और दुनिया ये कह रही होती है कि ये पागल बना रहे होते हैं, तो उस समय ये क्वेश्चन क्यों नहीं पूछा जाता? उस समय ये निकलकर सवाल क्यों नहीं आता कि दुनिया के अंदर सब कुछ चल रहा है, लोग तंत्र भी कर रहे हैं, लोग ब्लैक मैजिक भी कर रहे हैं, लोग लोगों को बहका भी रहे हैं, उनको हिप्नोटाइज भी कर रहे हैं, तो ये इतनी आसानी से हमारे ऊपर क्यों हो जाता है? हम इसके गहराव में इतनी जल्दी क्यों आ जाते हैं? क्योंकि आपके ग्रह कमजोर हैं, आपके गण कमजोर हैं, आपका ऑरा कमजोर है, इसलिए आप बहुत जल्दी उस चीज के अंदर आ गए। आपको वो चीजें बहुत जल्दी पकड़ लेती हैं, कैद कर लेती हैं, आप पर हावी हो जाती हैं। जिसकी इम्यूनिटी पावर कमजोर होगी उसी को तो बार बार जो है बीमारियां पकड़ेंगी ना। बिल्कुल। तो बस आप उसको इस तरीके से समझ लीजिए कि आपके ग्रह कमजोर होना, गण कमजोर होना, ऑरा कमजोर होना, आपका इम्यूनिटी कम होना है, तो नेगेटिविटी तुरंत आपके ऊपर हावी हो सकती है। तो उसको बढ़ाने के लिए ही तो हम आपको उपाय बताते हैं। सोमवार को ये करिए, मंगलवार को ये करिए, सोमवार को ये कपड़े पहनने चाहिए, मंगलवार को ये कपड़े पहनने चाहिए। ये हम आपको इसलिए नहीं कि हम आपको अंधविश्वासों में ला रहे हैं, हम आपको ये बता रहे हैं कि अगर आपको नहीं पता कि आपका ऑरा कितना स्ट्रांग है, तो आप दिन के हिसाब से जब इस कलर के कपड़े पहनेंगे तो वो रंग आपके ऑरे को बढ़ा देगा। और शायद यही एक बहुत बड़ा रीजन है कि जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो आपको रत्न पहनाते हैं, क्योंकि वो भी कलर थेरेपी, एनर्जी थेरेपी पे काम करते हैं। बिल्कुल सेम वही हम आपको कपड़ों से करा देते हैं। भाई मैं तो नहीं खरीद सकती 50 लाख का नीलम, मेरी तो नहीं है हिम्मत खरीदने की कि मैं 50 लाख का नीलम खरीद लूं, मैं 5 लाख का जो है रूबी खरीद लूं, नहीं खरीद सकती। तो मैं क्या करूं? सरल सिंपल उपाय वो आपको बता देते हैं। केसर का तिलक लगाइए, हल्दी से स्नान कर लीजिए। कोई खास दिन होता है जब ये नजर सबसे ज्यादा इफेक्टिव होती है? शनिवार। शनिवार। और कटती भी उसी दिन सबसे ज्यादा है। अच्छा। आप ये देखिए, लगती भी उसी दिन सबसे ज्यादा है और कटती भी उसी दिन सबसे ज्यादा है। शनिवार का दिन एकमात्र ऐसा दिन होता है जिसमें चीजें उल्टे तरीके से काम करती हैं। शनिवार में उसारा जो होता है, उतारने की चीजें जो होती हैं वो अंधेरे में की जाती हैं। अच्छा। और चढ़ाने की जो चीजें होती हैं वो उजाले में होती हैं। और शनिवार ही क्यों? सबसे ज्यादा पावरफुल दिन होता है शनिवार। अच्छा।
अच्छा, मेरी त्रिशला जी से बात हो रही थी तो पता चला कि भाई 2026 मेरा पर्सनल ईयर जो है 8 बन रहा है। तो त्रिशला जी ने बताया कि शनिवार का दिन है, मेहनत करो और फल मिलेगा, सक्सेस मिलेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। लगे हाथ, अब इतने सारे टॉपिक्स को हाथ लगा ही दिया इधर उधर से। तो मेरे को ये भी बता ही दीजिए, अब ये भी पूछ ही लेती हूँ कि 2026 में, चलो ऐसे ही पूछ लेती हूँ टॉपिक ऐसे, 2026 में कोई ऐसा अंक है या कोई ऐसी राशि है जिसको बचना चाहिए नजर से, या जिसके रिश्ते थोड़े से खराब हो सकते हैं? 4 नंबर, पर्सनल ईयर 4 नंबर। पर्सनल ईयर 4 जिनका आ रहा है उन्हें डेफिनेटली बचना चाहिए। रिश्ते खराब हो सकते हैं। बिल्कुल, रिश्ते खराब में, धोखा मिलने में, आपको आपका ही पार्टनर कहीं ना कहीं चीट करेगा, आपके साथ कहीं ना कहीं बात डबल मीनिंग की करेगा, आपको बोलेगा कुछ और करेगा कुछ, आपको बोलेगा कि मैं घर जा रहा हूँ, मम्मी पापा से बात करूंगा, आपके बारे में बात नहीं करेगा, किसी और के बारे में बात करेगा। ओह, मैनिपुलेट। इस तरीके से एक ही, मतलब आपको ना चीजों को थोड़ा समझदार, आपको गंधारी नहीं बनना। 4 नंबर वालों को आपको आंखों पे पट्टी नहीं बांधना। नजर कमजोर है तो चश्मे का पावर बढ़वा लो, लेकिन रिलेशनशिप में थोड़ा सा सतर्क होकर सोचना चालू कर दो। 4 नंबर वाले हैं। 9 नंबर, इन्हें बहुत जल्दी नजर लगेगी हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से। अरे अच्छा। ये 2 नंबरों को थोड़ा संभलना है। और रिश्ते अच्छे किसके रहेंगे? रिश्ते अच्छे जिनके रहेंगे वो है 5 नंबर। आप मुस्कुरा रही हैं, 5 नंबर आपका? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं 1 नंबर हूँ। 1 नंबर तो राजा का बोलते हैं। ट्रिपल लिखा हूँ। सही है, तो 5 नंबर के रिश्ते अच्छे रहेंगे। हाँ। और इस मुस्कुराहट का क्या मतलब निकालूं? नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही। जो अच्छा रहेगा उसके लिए मुस्कुरा देना चाहिए। ठीक है। खतरनाक कौन सा होने वाला नंबर? सबसे खतरनाक, हाँ, जो दूसरे के रिश्ते में आके दखल दे। ये नंबर से नहीं मैं आपको बता सकती। अच्छा, ये ठीक ना है। देखिए, अब ऐसे तो 1 नंबर वाले भी बहुत ये काम कर लेते हैं। 8 नंबर वाले भी ये काम बहुत करते हैं, दूसरों में नाक लगाना, अच्छा। दूसरों की पर्सनल लाइफ में घुसना, दूसरों की पर्सनल लाइफ पर रिसर्च करना। अच्छा। लेकिन कई 8 नंबर वाले आपको ऐसे भी दिखा सकती हूँ मैं, जिन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो यहाँ क्या है, यहाँ बहुत सारी चीजें तमन्ना फिर देखनी पड़ती है। संस्कार कैसे है, बैकग्राउंड कैसा है, आपके माँ बाप ने आपको यही सिखाया होगा तो यही चलेगा। घर में दिन रात पंचायतें ही हो रही होंगी तो बच्चे यही सीखेंगे, पंचायत करना। अगर किसी की बुराई करने पर पिताजी ने एक थप्पड़ मार दिया होता बचपन में, तो इंसान बड़े होकर भी किसी की बुराई कभी नहीं सोचता करने की। हमारे जो बुजुर्ग थे, हमारे जो बड़े बूढ़े थे, वो इन चीजों से बड़ा चिढ़ा करते थे कि जब बैठ के आप किसी के बारे में 2 उल्टी बातें करते हो तो वो ये कहते थे अपने घर में ये सब बातें मत करो, इससे नेगेटिविटी आती है घर में। बिल्कुल। अपने अपने घर में अशांति आती है, अपने घर में कलह होते हैं, मत करो ऐसी चीजें, बुराई बुराई मत खेलो। तो अब वो चीजें ही खत्म हो गई। नहीं, ये तो बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इनफैक्ट मैं तो आज भी अपने बेटे को बोलती हूँ, अब जैसे हम लोग, अब तो हर फोन पे रोज रात को जो है बिग बॉस चल जाता है। वही मैं बोलने लगी थी कि हम लोग देखते हैं, लेकिन जैसे मेरा बेटा बोलेगा कि अरे मम्मा ये तान्या ऐसे करती है, तो मैं बोलती तू क्या जानता उसके बारे में, क्या करती है वो, तुझे क्यों बोलना है, बोल मत किसी के बारे में। तो वो चीज़ मुझे लगता है कि हम लोगों को तो सुनने में ही बड़ा और लगता है किसी के मुंह से, कि आप कैसे किसी के बारे में कुछ भी बोल सकते हो जबकि आप उस इंसान को जानते नहीं है, उसका बैकग्राउंड आपको नहीं पता है। तो हमें तो सुनने में ही नहीं अच्छा लगता। मतलब मतलब मेरे जैसे कई लोग होंगे शायद हमारी जनरेशन के साथ, खैर हर जनरेशन में हर मैं आपको एक बात बताती हूँ तमन्ना, हमारे स्कूल में ना एक टीचर हुआ करते थे। वो एक तो उनकी हाइट बहुत लंबी थी, वो करीबन थे 6-6.25 फीट के, इतने लंबे थे वो, और एकदम पतले, और बिहारी बाबू थे, बिहार के थे। तो उनका एसेंट जो था वो थोड़ा थोड़ा बिहारी वाला था, जैसे उनकी होती है बोलने की तरीका। वो क्लास में आते थे और उनको कुछ शायद साइनस प्रॉब्लम थी, तो वो जो भी बात करते थे ना 2-2 मिनट में ऐसे करते थे। तो काफी बच्चे ना उनका बहुत मजाक उड़ाते थे।
हमारे स्कूल में एग्ज़ाम्स हो रहे थे और एग्ज़ाम्स के समय ऐसा हुआ कि कुछ बच्चे जो हैं वो वहाँ पे चीटिंग करते हुए पकड़े गए। तो जो बच्चे पकड़े गए तो एकदम से सारी चीज़ें बिखरने लगी, मतलब सब बच्चों को रोक दिया गया कि सब रुक जाओ, एग्ज़ाम्स नहीं दे सकते। तो उन्होंने ना बड़े अच्छे से जाके, जो टीम आई थी जिन्होंने पकड़ रहे थे, उनसे बड़े अच्छे से उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि जो बच्चे यहाँ पर चीटिंग कर रहे हैं आप उनको एक साइड कर लीजिए, ले जाइए, उनकी जो आपको अपनी फॉर्मेलिटीज़ करनी है वो करें, लेकिन जो बच्चे पढ़ के आए हैं, जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनको देने दिया जाए। तो उस दिन पहली बार हमें ऐसा लगा कि कितने समझदार हैं और सर ने कितना फेवर की बात करी हम बच्चों के लिए। उनको समझ में आया कि हम पढ़ के आए, हमारी कितनी मेहनत है। और नहीं तो पूरे स्कूल में ना कोई उनको रावण बोलता था, कोई उनको कंस बोलता था, क्योंकि बड़े, मैं कह रही हूँ, बड़े लंबे चौड़े और बड़े खतरनाक से थे। तो डांटते बहुत थे छोटी छोटी बातों पे, डिसिप्लिन बहुत था। तो आप जब तक व्यक्ति को समय के साथ नहीं परखेंगे ना, आपको नहीं पता कि वो आपके लिए कितना अच्छा और कितना बुरा है। ये समय बताता है कि आपके लिए वो कितना अच्छा और कितना बुरा है। तृष्णा जी, आपका मैंने लास्ट टाइम वीडियो डाला था कामाख्या देवी पे। आपने अपने बारे में बड़ी सारी चीजें बताई कि आपको ट्रोल भी किया जाता था, लेकिन आपने कई चीजें नहीं बताई। तो उसमें से एक चीज ये थी कि आपने कामाख्या धाम जाके मंदिर बनवाया, जिसके लिए लोग शुक्रिया कर रहे थे कमेंट्स में। आपने ये सब चीजें कभी किसी को नहीं बताई। उसके बारे में पूछना चाहूंगी, क्योंकि कई लोग पूछना चाहते हैं। आप कमेंट सेक्शन में देखिएगा, कई कमेंट्स हैं इस बारे में। ये कोई बहुत अंदर का ही बच्चा होगा। कौन सा मंदिर है, आपने क्यों बनाया, किस वजह से बनाया, थोड़ा बताइए आप। मत पूछिए। क्यों? मैं आपको ट्रॉल होती हुई इसी पे एक ट्रॉलिंग बताती हूँ। हाँ, तमन्ना, मुझे किसी ने ट्रॉल करके ये कहा कि मेरे लिए बड़ा मुश्किल है 50 करोड़ का घर बनाना। अच्छा। मैं 50 करोड़ का घर नहीं बना सकती। आप नहीं बना सकते? हाँ। तो बिल्कुल सच है, मैं नहीं बना सकती। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है। मैं जितना भी कमाती हूँ, जो भी मैं अपना अर्न करती हूँ, उसमें से एक बहुत बड़ा भाग मैं धर्म के लिए ही लगा देती हूँ। मैं धर्म के लिए ही वहाँ जाकर उस चीज़ को जो करना होता है। और मेरे लिए धर्म वो नहीं है कि मुझे किसी को कंबल उड़ाने हैं तो फिर मैं रील बनाऊंगी और दिखाऊंगी कि देखो मैंने कंबल उड़ा दिए, या मैं गौ माता के लिए अगर एक छोटी सी जगह बनाऊंगी तो मैं ये दिखाऊंगी कि मैंने देखो गौ माता के लिए ये कर दिया। या जो ब्राह्मण, जो साधु वहाँ सर्दी में ठिठुर रहे होते हैं, बैठे होते हैं, उनके पास सोने के लिए गद्दे नहीं होते, उनके पास ओढ़ने के लिए कंबल नहीं होते, उनके पास पहनने के लिए स्वेटर शॉल नहीं होता, तो मैंने जाकर उनको वो सब दिया। ये सब चीज़ें मैं दिखा के करूँगी, ये मैं नहीं कर सकती, कभी नहीं कर सकती। धर्म हमें, कुछ चीज़ें गुप्त होती हैं और वो गुप्त ही रखनी चाहिए। धर्म गुप्त ही होता है। और मुझे तो घर वर कुछ बनाने की अभिलाषा है ही नहीं। मैं तो आज से 10 साल पहले भी यही कहती थी, 20 साल पहले भी यही कहती थी, बचपन से यही कहती आई हूँ। मेरा सिर्फ एक सपना है कि मेरे ठाकुर जी यही है मेरे ठाकुर जी का एक मंदिर हो। बिल्कुल हो, और वो भी मेरी अपनी खुद की अपनी कमाई से हो। मुझे किसी से चंदा इकट्ठा करके अपने ठाकुर जी का मंदिर नहीं बनाना। कमेंट मिल गया मुझे, मैं पढ़ के बता देती हूँ। उन्होंने लिखा है, आप जो मंदिर बना रहे हो माँ लोगों के कल्याण के लिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माँ, आप जो लोगों के लिए इतना सोचते हो, इतनी कठिनाई के बाद भी, उसके लिए लव यू सो मच। क्या है, कुछ प्राचीन मंदिर हैं हमारे जो कुछ कारणवश खराब होते चले जा रहे हैं, जिनकी मरम्मत बहुत ज़रूरी है और जिन्हें संभालना बहुत ज़रूरी है, जिनकी साफ सफाई, डेंट पेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो जहाँ मुझे लगता है कि ऐसी जगह हैं, ऐसी गुप्त जगह हैं जहाँ पर हर कोई नहीं जाता और उस जगह बहुत फंड इकट्ठा नहीं होता, जितनी मेरी ठाकुर जी मेरी हैसियत है मैं उतना कर देती हूँ।
अच्छा, आपके साथ पॉडकास्ट करने का यही मजा है कि जिस टॉपिक पे हम सोच के आए होते हैं वो कहीं पीछे छूट जाता है, बातों बातों में कुछ नई चीज निकल जाती है। अब आप ठाकुर जी की बात कर रहे हैं, कामाख्या जी की बात कर रहे हैं। आपने पिछली बार भी मुझे बताया था, इस बार फिर से क्लियर कर देते हैं, ये दो कॉन्ट्रास्ट कैसे हैं? कॉन्ट्रास्ट नहीं है, ये एक ही है। आपने बताया था, मैं उस चीज को दोबारा समझने जाऊंगी। ये कॉन्ट्रास्ट है ही नहीं, ये तो एक ही है, ये एक ही रूप है, ये एक ही है। कृष्ण ही काली है, काली ही कृष्ण है। हाँ, आपने बोला था कि कृष्ण का और आपको आज एक चीज और बता देती हूँ, जो मेरा मंदिर मैं ठाकुर जी का बनाना चाहती हूँ, बहुत कम लोगों को ये पता है कि जब ठाकुर जी की पूजा की जाती है तो माँ काली की भी विशेष पूजा की जाती है। जरूरी नहीं कि आप तांत्रिक पूजा करें, माँ काली की सात्विक पूजा भी होती है और बहुत सात्विक तरीके से होती है और बिल्कुल वैसे ही होती है जैसे ठाकुर जी की होती है। भोग में उनको भी तुलसी चढ़ा दी जाती है, भाव में उन्हें भी माखन मिश्री लगा दी जाती है। तो जरूरी नहीं है कि आप मछली मांस यही चढ़ाएंगे तो ही आप काली पूजा कर पाएंगे। आप लड्डू खिला के, बर्फी खिलाकर भी माँ काली का पूजन कर सकते हैं, शहद के साथ उनको प्रसन्न कर सकते हैं। पान के पत्ते के ऊपर शहद अर्पित करके शनिवार के दिन आप अपनी मन वांछित इच्छा माँ काली से पूर्ण करा सकते हैं। और मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बताती हूँ, जो आज तक ना मैंने बताई और ना मैं आज, पता नहीं, चलो जैसी इनकी इच्छा, यही चाह रहे होंगे तो विद योर परमिशन साहब, मालिक बता दें या रख लें अंदर? बता दो। नहीं, बता दीजिए, बता दीजिए। उन्हें मुस्कुराने दो बस। तेरी मंद मंद फिर बताएंगे। अरे नहीं, बताइए, एक बार फिर से से- पूछ लीजिए। उधर से परमिशन नहीं आ रही। एक बार छोटी सी परमिशन मेरी तरफ से पूछ लीजिए उनसे। एक बार पूछ लीजिए, क्या पता मान जाए। अगली बार बताऊंगी मैं, चलिए एंड में एक बार फिर से कोशिश करूंगी। अब मैं प्रार्थना करती हूँ, मान जाइए। तो जब तक आप कृष्ण जी को पूजेंगे और माँ काली को नहीं पूजेंगे, तब तक कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है जो इनकम्प्लीट रहेगा, जो अधूरा रहेगा। क्या है वो आपकी, या तो कहीं ना कहीं आपका डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा, या आप ठाकुर जी से कहीं और अपने आप को शिफ्ट कर लेंगे, या आप शायद कृष्ण के उस रूप तक ही नहीं पहुंच पाएंगे, शक्ति के उस स्वरूप तक ही नहीं पहुंच पाएंगे, या वो आपकी इतनी झोलियां भर देंगे कि वो कहेंगे अब जा, तू खुश रह, तुझे जो चाहिए था सब मिल गया, जा, मैं तुझे मिल गया, जा, मैं तेरा हो गया। ये अंतर है उनके हो जाने में और उन्हें अपना कर लेने में। जब आप उनके हो जाते हैं ना, तब वो आपको उस स्टेज से ऊपर लेकर जाते हैं। और वो लेके कहाँ जाते हैं? वो लेके आपको वहीं जाते हैं, माँ काली से ही कनेक्ट करते हैं, 10 महाविद्याओं से ही कनेक्ट करते हैं, माँ कामाख्या से ही कनेक्ट करते हैं। आप पहले किससे कनेक्ट हुई? सबसे पहले इनिशियली सबसे पहले गणेश जी, गणेश जी। सबसे पहले गणेश जी, क्योंकि तब तक तो ठाकुर जी देखे ही नहीं थे। अच्छा। सिर्फ एक आंखों के सामने ना एक धुंधली धुंधली तस्वीर थी, पर ठाकुर जी ऐसे ऐसे रूबरू नहीं देखे थे। इतना आसान नहीं होता था तमन्ना कि मैं राजस्थान में रहने वाली एक लड़की और मैं यूं ही वृंदावन पहुंच जाऊंगी। मैं तो अपने आराध्य के यहीं नहीं पहुंच पाई, बहुत साल लग गए उनके यहीं पहुंचने में मुझे। तो मैं इनिशियली, क्योंकि देखिए क्या होता है कि हर एस्ट्रोलॉजी जब आप करना चालू करते हैं, जब आप ज्योतिष सीखना चालू करते हैं, तो आप जब गुरु पद्धति से सीख रहे होते हैं, जो आपके गुरु होते हैं वो आपको किसी ना किसी की पूजा, किसी की आराधना या किसी की साधना सिखाते हैं।
हर गुरु अपने शिष्य को अपने ईश के साथ जोड़ने के लिए उसे अपनी तरफ से गुरु मंत्र देता है कि आपको ये गुरु मंत्र करना है और ये आपको इनकी पूजा करनी है, इससे आपको ज्योतिष की अच्छी राह मिलेगी, सही ज्ञान मिलेगा, आपके अंदर ज्योतिष के साथ एक कनेक्टिविटी आने के लिए वो ऊर्जा जागृत होगी, वो शक्ति जागृत होगी। आप ये सोचे ना कि सीधा थ्योरी से हम ज्योतिष सीख लेंगे, कभी नहीं सीख सकते, कभी भी नहीं। उलझते रह जाओगे, सालों साल सीखते ही रह जाओगे, किताबों में ही घूमते रह जाओगे, है ना। तो मुझे जिनके साथ सबसे पहले बोला गया कि इनका ही पूजन करके और इनका ही मंत्र करके तभी आप ज्योतिष की किताब खोलोगे, वरना आप खोलोगे नहीं। तो वो जो थे वो गणेश जी थे। तो वो किया, फिर गणेश जी का जब किया तो एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद में, मतलब मैंने ये स्टार्ट कर दिया था जब मैं 8 साल की थी, और उसके बाद में लगभग आप ये लगा लीजिए कि 13-13.5 साल की उम्र से मेरा रुझान अपने आप स्वतः ही पता नहीं कैसे हनुमान बाबा की तरफ बहुत चला गया, बहुत। मैं एक दिन में 7 के क्रम से हनुमान चालीसा 21 बार करती थी। जब भी आप परेशान होती हैं या फिर कोई भी परेशान होता है तो क्या, किस तरह से कृष्ण जी को याद किया जाए, कोई मंत्र उच्चारण, या फिर कैसे स्वयं कृष्ण आके समझाते हैं? परेशानी किस तरह की है? हालात नॉर्मल परेशानी है, मतलब किसी भी तरह की स्ट्रेस है आपके मन में? स्ट्रेस है ऐसा? हाँ। बहुत सिंपल, बहुत आसान तरीका बताती हूँ आपको। 5 गुलाब के फूल ले लीजिए, ठीक है। एक लाल कपड़ा लीजिए, उसके अंदर वो गुलाब के फूल रखिए। एक वैजंती माला लीजिए, आप उन फूलों के ऊपर वैजंती माला रखिए। 5 लौंग रखिए और उसे अच्छी से बांध दीजिए। बांधने के बाद आप किसी भी कृष्ण मंदिर में जाइए, प्रभु के चरणों में वो पोटली लगवाइए और वो पोटली लाकर अपने घर में, या तो अपने घर के मुख्य द्वार पे बांध दीजिए या अपने कमरे में बांध दीजिए। 5 दिन उसे बंधी रहने दीजिए और 5वें दिन या तो उसे बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिए, अपनी समस्या बोलकर कि इस पोटली के साथ साथ मेरी समस्या भी प्रवाहित हो जाए, ऐसा। और या फिर आप उसको किसी पेड़ के नीचे छोड़ दीजिए। कांटेदार वृक्ष नहीं होना चाहिए, बाकी किसी भी वृक्ष के नीचे आप छोड़ दीजिए, आपकी समस्या फुर। ट्राइड एंड टेस्टेड। बिल्कुल। Tamanna Talkies, where you can follow trend every weekend. So please share, follow and subscribe.